Welcome to Dart Study. I am Neelam Kathayat and I am the leading faculty at Time Institute. So today I am going to start the new series for all the CMET aspirant 2020-21, and in this video I have provided static as well as current affair and most importantly tricks to learn them. Let's go and crack your exam with Dart Study. So the very first question on your screen is, who became the Goodwill Ambassador of Indian contingent at Tokyo Olympic this year? So the right answer is Sourav Ganguly. Sourav Ganguly became the Goodwill Ambassador. Although Olympic जो है वो postponed हो गया 2020-21 के लिए, but then too जो Goodwill Ambassador है वो change नहीं होने वाले हैं, इसलिए आपको याद करना है सौरव गांगुली. ठीक है, सौरव गांगुली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लीजिए. सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट है. ठीक है, सो आपको ये याद रखना है. और वन मोर थिंग विद दिस, टोक्यो ओलंपिक्स के जो इस बार मैस्कॉट है वो है मिराई तोवा एंड सुमिति. मिराई तोवा एंड सुमिति जो है वो इस ईयर के मैस्कॉट है और ये दोनों ही जापानीज कल्चर को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं. मैं यहाँ पे इनका नाम लिख रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी अगेन, भले ही वो पोस्टपोन्ड हुए हैं इसीलिए ये दोनों ही चीजें जो है वो चेंज नहीं होने वाली हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है मिराई तोवा एंड सुमिति is the mascot for Tokyo Olympics. Alright, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The next question on your screen is, International Olympic Committee selects for 2019 Coaches Lifetime Achievement Award. So the right answer is P. Gopi Chand. तो पी गोपी चंद को इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सेलेक्ट किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए. सी यहाँ भले ही 2019 लिखा है, बट द थिंग इज ये अवार्ड जो है वो ये अवार्ड जो है उनको 2020 में ही मिला है. ठीक है, ये एक ईयर पीछे का जो अवार्ड है वो इस साल दिया जाता है. सो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं सोचना है कि 2019 का करंट अफेयर है, ये इसी ईयर का है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है पी गोपी चंद जो है वो चीफ है नेशनल बैडमिंटन के. ठीक है, आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है. और थोड़ा सा जो ओलंपिक कमेटी है, ये ओलंपिक कमेटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है ल्यूजाने स्विट्जरलैंड. तो ल्यूजाने स्विट्जरलैंड में जो है ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है. एंड वन मोर थिंग विद दिस, इनका जो करंट प्रेसिडेंट है आईओसी का वो है थॉमस बैश. तो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए. थॉमस बैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ठीक है, सो विद दिस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नोकिया. ठीक है, सो नए सीईओ कौन है नोकिया के? सो द राइट आंसर इज पेक्का लेनमार्क. पेक्का लेनमार्क इज द न्यू सीईओ ऑफ नोकिया. नोकिया एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी है. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये करंट अफेयर क्योंकि इन्होंने पेक्का लेनमार्क ने राजीव सूरी को रिप्लेस किया है. ठीक है, और अब इनको रिप्लेस कर पेक्का लेनमार्क जो है वो नए सीईओ बने हैं. ठीक है, ये अपना चार्ज टेक ओवर करेंगे सितंबर 1, 2020 से. सो इम्पोर्टेंटली मैंने ये इसलिए आपको बताया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि उन्होंने एक इंडियन बेस्ड सीईओ को रिप्लेस किया है. सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नोकिया. ठीक है, so the right answer is Pekka Landmark. Okay, moving ahead to our next question, and the next question is, who won the best actor award in International Dada Saheb Phalke Film Festival Award 2020? And the right answer is Hrithik Roshan. And ना सिर्फ इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है बल्कि इनकी पिक्चर को भी, इनकी फिल्म को भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया है सेम इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के अंदर. ठीक है, सो ये बेस्ट एक्टर है और ये बेस्ट फिल्म थी. ठीक है, तो आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी है. ये बेसिकली ऋतिक रोशन ने इसमें बिहार बेस्ड मैथमेटिशियन का रोल प्ले किया था. ठीक है, सुपर 30 और सुपर 30 के लिए ही ऋतिक रोशन को ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2020? सो द राइट आंसर इज जैक मा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अगेन इन्होंने रिप्लेस किया है मुकेश अंबानी को. सो इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है, अर्लियर अंबानी वाज एट द टॉप बट नाउ जैक मा इज एट द टॉप. बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी ये जो नोवल कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो कोलैप्स कर गए, जिसकी वजह से अंबानी को बहुत ज्यादा उनका जो नेटवर्थ है वो काफी डाउन आ गया. ठीक है,
और रिचेस्ट पर्सन जो है वो एशिया के, वो कौन बन गए? जैक मा। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जैक मा को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इनकी कंपनी का नाम, ये बेसिकली फाउंडर है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड की, ठीक है, ये फाउंडर है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के। अलीबाबा ग्रुप को भी नुकसान हुआ है, बट देन टू इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इन कंपैरिजन टू अंबानी, ठीक है। अलीबाबा ग्रुप के जो दूसरी चीजें थी जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और मोबाइल ऐप, उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से काफी हद तक ये जो डैमेज जो कर्टन हुआ थे इनके नेटवर्क में, वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो गया। बट अंबानी के में क्योंकि बेसिकली ये जो ऑयल के प्राइसेस जब कोलैप्स करे तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अंबानी को हुआ है, इसीलिए ये सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं और जैक मा जो है वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question is, which team has won the maximum number of IPL title? So the right answer is Mumbai Indians। सबसे ज्यादा बार IPL टाइटल जो है वो कौन जीता है? वो जीते हैं मुंबई इंडियंस। तो अगेन ये आप यहां से आपके सारे स्टैटिक क्वेश्चंस जो है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि IPL इस बार होने वाला है। अभी देखते हैं कि होता है या नहीं होता है, या वो भी पोस्टपोन्ड होता है, ठीक है। सो IPL के जो मैक्सिमम टाइटल है वो मुंबई इंडियंस से जीते हैं, और जो करंट लास्ट ईयर के जो विनर थे वो भी मुंबई इंडियंस से, और इन्होंने 4 टाइटल अभी तक जीते हैं, ठीक है। जो सेकंड पोजीशन पर है वो है CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग। तो चेन्नई सुपर किंग ने बेसिकली 3 टाइम ये टाइटल जीता है, ठीक है। और ये जो मुंबई इंडियंस है, इस टीम को अंबानी फैमिली जो है वो ओन करती है। सेकेंडली ये जो CSK है, CSK क्रिकेट लिमिटेड जो है वो ओन करती है, ये उसके ओनर है। अर्लियर इट वाज इंडियन सीमेंट लिमिटेड के पास ये टीम थी, बट नाउ इट इज विद इंडियन सुपर किंग क्रिकेट लिमिटेड। ऑलराइट, चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस बार जो IPL होने वाले हैं वो कौन से एडिशन के होने वाले हैं? वो 13th एडिशन के होने वाले हैं। सो कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और टोटल हमारी जो IPL में टीम्स हैं वो कितनी है? वो हमारी 8 टीम्स है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। सो द राइट आंसर इज सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक है। एक सेकेंड, सरदार पटेल स्टेडियम जो है वो लार्जेस्ट स्टेडियम है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये लार्जेस्ट स्टेडियम नहीं, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। सारे स्टेडियम्स को अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, बट अगर हम लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो सरदार पटेल स्टेडियम जो है वो लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है। इसको मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। चलिए, और ये अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। इसकी टोटल जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1,10,000 स्पेक्टेटर्स की है, ठीक है। और वन मोर थिंग, ऐसा नहीं है कि ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ये स्टेडियम जो है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1983 में। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पहला मैच कौन सा खेला गया, तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पहला मैच खेला गया, ठीक है। ये स्टेडियम ऑलरेडी था 1983 से, उसके बाद इसमें रेनोवेशन हुआ, फिर बीच में इसको डिमोलिश कर दिया गया, इसको कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से किया गया 2020 में, जिसका एस्टिमेट कॉस्ट अबाउट 800 करोड़ तक लगा, ठीक है। बेसिकली इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया, हालांकि पहले इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इससे रिलेटेड है, जो नमस्ते ट्रम्प, जो इस बार डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन नमस्ते ट्रम्प का प्रोग्राम के साथ इसकी ओपनिंग हुई थी, ठीक है। और इस स्टेडियम को किसने बनाया? स्टेडियम को लार्सन एंड टूब्रो, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने बेसिकली इसको बिल्ड और डिजाइन किया है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? सो द राइट आंसर इज उड़ीसा, ठीक है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। सी, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में था, ठीक है। बेसिकली इसके कंजर्वेशन प्लान चल रहे हैं, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसके कंजर्वेशन प्लान की बात चल रही है। सो इधर वे आप इसको करंट अफेयर समझ लीजिए या स्टैटिक जीके समझ लीजिए, ठीक है। आपको ये याद करना है। देखिए, अभी इस साल ही कोई रेंज का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये रेंज जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें ऐसा लग रहा था कि वो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में उसके बारे में वो न्यूज में था,
सिंस वो न्यूज में था इसीलिए वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, और जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ऐसे तो सोचिए बहुत सारी स्टैटिक जीके, आप यूपीएससी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतना जीके आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको उससे करंट के साथ कोरिलेट करना है, और इसी तरह आप स्टैटिक जीके को भी टैकल कर पाएंगे। और इस साल जो सीमैट के जीके का लेवल था वो भी काफी अप था, सो आपको इस तरीके की चीजों पर ध्यान देना है। सी आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि इसका कंजर्वेशन प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कोणार्क टेम्पल है कहाँ, तो आपको उस केस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हर वो चीजें जो न्यूज में होंगी, ठीक है, और जो स्टैटिक जैसी दिख रही होंगी, मैं उन सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करूंगी। सो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट के अंदर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The next question is where does बृहदेश्वर टेम्पल located? So the right answer is तंजावुर, तमिलनाडु। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ है, वो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इस टेम्पल को अगेन ये न्यूज में था क्योंकि इसका जो है वो कॉन्सेग्रेशन सेरेमनी चल रहा है, एक तरीके से राज्य अभिषेक, और ये 27 इयर्स बाद हो रहा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो अगेन ये न्यूज में था ये टेम्पल, दैट इज द रीजन आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन द स्लाइड। एंड इस टेम्पल को हम राजा राजेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसको पेरू वदेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो राजा राजेश्वरम और पेरू वदेयर टेम्पल दोनों ही इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, उसके साउथ बैंक ऑफ कावेरी के अंदर है। सी तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कावेरी रिवर भी अगेन तंजावुर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चलिए, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी बोलते हैं। सी इस इंफॉर्मेशन से ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है, और आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, आप सोचते हैं कितना हिस्ट्री पढ़े एक दो क्वेश्चन के लिए, वो एक्चुअली में हिस्ट्री नहीं है, वो करंट अफेयर ही है। ठीक है, सो इसको आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच टेम्पल इज नोन एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। सो इन दैट केस द राइट आंसर वुड बी बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, सो मैं यहां लिख रही हूं, इसका जो नाम है वो क्या है, इसको और क्या बुलाते हैं, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज आलमपराई फोर्ट सिचुएटेड? सो आलमपराई फोर्ट जो है वो कहाँ है? ठीक है, सो द राइट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, अगेन ये भी न्यूज में था, और इस ईयर भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें कोई म्यूजियम है, बिरला, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, पर बिरला टेक्नोलॉजी म्यूजियम करके जो था उसका लोकेशन पूछ लिया था। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है सीमेट के अंदर। आपको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिए, इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, सो वेयर डज आलमपराई फोर्ट सिचुएटेड? सो इट इज इन तमिलनाडु, एंड आलमपराई फोर्ट जो है वो भी 350 साल पहले ब्रिटिशर्स द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एंड इवन जो सुनामी आई थी 2004 के अंदर, उसके द्वारा भी ये डिवास्टेट हो गया था। तो इसको वापस से, ये फोर्ट जो रूल हो चुका था उसको वापस से ठीक कर रहे हैं, उसको वापस से सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है ये फोर्ट भी मुगल एरा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज बीबी का मकबरा सिचुएटेड? सो बीबी का मकबरा सिचुएटेड इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ऑलराइट, सो बीबी का मकबरा भी न्यूज में था क्योंकि इसको नया लुक दिया जा रहा है। ठीक है, बीबी का मकबरा जो है उसको नया लुक दिया जा रहा है। ये भी मुगल एरा का एक फेमस मॉन्यूमेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको ताज ऑफ डेक्कन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ताज ऑफ डेक्कन। सो इट कुड ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम दैट विच टेम्पल और विच फोर्ट इज नोन एज ताज ऑफ डेक्कन। सो द राइट आंसर वुड बी बीबी का मकबरा। ठीक है, तो ये मॉन्यूमेंट का नाम आपको याद रखना है। ये बेसिकली औरंगजेब ने बनवाया है। ठीक है, अपनी वाइफ की मेमोरी में, जिनका नाम था दिलरस बानू बेगम, उनकी मेमोरी में ये बताया, इसलिए इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और ये रिजेम्बलेंस देता है एक तरीके से ताजमहल, इसीलिए इसको ताज ऑफ डेक्कन भी कहते हैं। ताजमहल की रिजेम्बलेंस बेसिकली ये मॉन्यूमेंट देता है। और क्योंकि ताजमहल भी वाइफ की मेमोरी में बना था, एंड ताज ऑफ डेक्कन को भी वाइफ की मेमोरी में बनाया गया है। बस इसे किन्होंने बनवाया? औरंगजेब ने। ये भी इजी है याद रखना, यहाँ औरंगाबाद आ रहा है और ये औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है, और बीवी का मकबरा, इसी से पता चल रहा है बीवी इज द वाइफ। ठीक है, सो इन द मेमोरी ऑफ वाइफ, तो आपको ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन? सो द राइट आंसर इज जापान. ठीक है, अगेन ये भी न्यूज में था. ठीक है, जापान जो है वो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है. ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का इतना फैला हुआ है, ये पैंडेमिक जो फैला हुआ है, उससे जापान बहुत ही बोल्डली फाइट कर रहा है. ठीक है, इवन दो कि उसमें वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पॉपुलेशन रहता है, बट देन टू वो बहुत अच्छे से इसे फाइट कर रहा है. और जो सेकंड नंबर पर जो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है वो है इटली के अंदर. और इटली का हाल आपको पता होगा, शायद इटली सबसे ज्यादा सफर कर रहा है इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक से. ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है ये जापान में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है. 26% जो जापानीज पॉपुलेशन है वो ओल्ड है. ठीक है, इवन इटली के अंदर ये 23% है. आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, बस जस्ट इन केस मैं बता रही हूँ. ठीक है, और ओल्डेस्ट पॉपुलेशन से आपका क्या मतलब है? सारे के सारे लोग जो कि 65 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, इससे अबव है, 65 ईयर ओल्ड से अबव है, वो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन के अंदर आते हैं. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है? जापान के अंदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉरी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो ये बेसिकली वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ये इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 टाइम इससे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, 2 टाइम्स एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. इवन 2020 में भी इसका एक क्वेश्चन था. ठीक है, सो इंपॉर्टेंटली आपको ये याद रखना है. इवन मैं इसके साथ आपको ट्रिक भी शेयर करूंगी, जिसके थ्रू आप बिलीव मी 5 मिनट्स में याद कर लेंगे. टोटल 33 ऑर्गेनाइजेशन है, बट विद इन 5 मिनट्स यू कैन लर्न इट विद मी एंड अलॉन्ग विद द ट्रिक्स. ऑलराइट, सो हाँ, अभी जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए. जो 2 क्वेश्चन आए हुए, पहले मैं वो बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन आए हुए. इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन ये था. ठीक है, और जो इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है वो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, सो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हेग में है, दी हेग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर. और एटॉमिक एजेंसी जो है वो वेना में है, ऑस्ट्रिया के अंदर. ठीक है, सो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. तो वो 2 बारी इससे क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए याद करने से पहले. चलिए, तो अब इस ऑर्गेनाइजेशंस को याद करने से पहले अब यहाँ देखिए, हेडक्वार्टर्स में आप सिमिलैरिटी देख रहे हैं, सारे न्यूयॉर्क वाले. मैंने क्या किया है कि जितने भी सेम जगह हेडक्वार्टर्स हैं जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको एक साथ क्लब कर दिया. ठीक है, जैसे मैं आपको 1-2 स्लाइड्स और दिखा देती हूँ. इसमें देखिए, जेनेवा के अंदर है, अगेन जेनेवा वाली साइड्स है, वॉशिंगटन, वेना, तो इस तरीके से मैंने इनको कर रखा है. ठीक है, सो हाँ, तो अब इसको याद करने का ट्रिक आपको मैं यहाँ पे नीचे लिखवा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसे समझेंगे. ठीक है, चलिए, सो इसका जो ट्रिक है वो है, एक सेकेंड, ओके, इसका ट्रिक मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ. यूएनओ गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी, फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी, कॉमा, women and for population control. ठीक है, सो मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ इसे, अगर इनकेस मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो. यूएनओ गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी, विमेन एंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल. ऑलराइट, अभी देखिए, ध्यान से इधर देखिए, दिस इज यूएनओ, चिल्ड्रन इमरजेंसी, विमेन एंड पॉपुलेशन. ठीक है, सो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे. मैं इनको हाईलाइट कर रही हूं यहाँ पर, यूएनओ, चिल्ड्रन इमरजेंसी, विमेन एंड पॉपुलेशन. ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि यूएनओ जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है. ठीक है, उससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे, दैट यूएनओ गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी, विमेन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल. एंड ये जो वर्ड्स आपको मैंने हाईलाइट करवाए हुए हैं, देखिए, इसको चिल्ड्रन मत कीजिएगा, इसको चिल्ड्रन इमरजेंसी ही रहने दीजिएगा. ठीक है, ये जो वर्ड्स हाईलाइट कराए हुए किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिपीट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, इसीलिए ये मैंने आपको ट्रिक बताया है. तो ये आपको एज इट इज याद करना है. अगर आप ये याद करेंगे तो इससे आपको ये सारे याद हो जाएंगे. ठीक है, अगेन रिपीट कीजिए मेरे साथ, यूएनओ गिव फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी, विमेन एंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड यूएनओ's हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं.
नेक्स्ट में है जेनेवा वाले, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी, इसका ट्रिक बहुत आसान है। अब देखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब ध्यान से पैटर्न समझिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट्स विद वर्ल्ड एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है, आप स्विट्जरलैंड याद कीजिएगा, जेनेवा नहीं, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी रही हूं, स्टार्ट्स विद वर्ल्ड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा के अंदर है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको बिना ट्रिक के याद करेंगे तो 33 ऑर्गेनाइजेशन को याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और विद देखिए से बहुत ही नेम भी तो इतने सेम है, ठीक है। सो आपको अच्छे से याद रहेगा अगर आप ऐसे याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, स्टार्ट्स विद वर्ल्ड एंड विद ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट्स विद वर्ल्ड एंड एंड्स विद ऑर्गेनाइजेशन, देयर हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है अगेन ये सारे जेनेवा वाले हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है, ठीक है। अब इनको कैसे याद करना है ये देखिए, मैं यहाँ पर इसका ट्रिक लिख रही हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आप भी लिख लीजिए यहाँ पर, इकोनॉमिक लेबर की हेल्थ के साथ ट्रेड किया नेचर वालों ने, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है मैं रिपीट कर रही हूँ इन केस आपको नई हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। तो इकोनॉमिक लेबर की हेल्थ के साथ ट्रेड किया नेचर वालों ने, ठीक है। अब बहुत ध्यान से उन हाईलाइटेड वर्ड्स को देखिए। फर्स्ट वर्ड इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, लेबर, लेबर, हेल्थ, हेल्थ, ट्रेड, ट्रेड, नेचर, 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 ठीक है। सो इसके साथ आपको अगर आप ये एक निमोनिक याद रखेंगे तो इसके साथ आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे जो कि कहाँ है, जेनेवा के अंदर, ठीक है। सो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इकोनॉमिक लेबर की हेल्थ के साथ ट्रेड किया नेचर वालों ने, ठीक है। एक लाइन याद कीजिए, ये पूरे एक लाइन के आपको ऑर्गेनाइजेशन याद हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको इस ट्रिक से। चलिए इसके साथ एक और जो हमारा रह गया है वो रह गया ये रेड क्रॉस वाला, ठीक है। तो इसको भी देखिए, इसको कैसे याद करना है। ये स्टेटमेंट जो हमने बोला, ये जो नेचर वाले हैं वो किसी की हेल्थ के साथ ट्रेड थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, और ये रॉन्ग है इसीलिए हम उसको क्या दे रहे हैं, एक रेड क्रॉस दे रहे हैं, हम इस पे एक रेड क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा याद रखना है, एंड विद दिस आपको ये अच्छे से याद हो गया, ठीक है। हम एक रेड क्रॉस लगा रहे हैं तो आपको ये याद हो गया। इसके साथ ही ये देखिए इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, आपको ये भी याद हो गया कि रेड क्रॉस जो है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इकोनॉमिक लेबर की हेल्थ के साथ ट्रेड किया नेचर वालों ने, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसीलिए हम इसे क्या दे रहे हैं, एक रेड क्रॉस दे रहे हैं। सो विद इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विद लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विद हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और कुछ के इंग्लैंड में भी है, बट आप मेजरली स्विट्जरलैंड याद कीजिए, क्योंकि जो भी हेडक्वार्टर आएगा उसका सिर्फ जेनेवा लिखा नहीं आएगा, उसके साथ स्विट्जरलैंड उसका कंट्री लिखा हुआ जरूर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एज वेल, ठीक है। तो जहां पे भी पैसे की बात की जाए, इसको लिख लीजिए कहीं पर, जहां पे भी पैसे की बात की जाए हम किसका नाम लेंगे, हम यूएसए का नाम लेंगे। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एंड द वर्ल्ड बैंक एज वेल, ठीक है। अगर हमने पैसे की बात करी तो हमें किसकी तरफ इशारा करना है, यूएसए वालों की तरफ। चाहे तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए कि यूएसए में सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मनी हमारा ध्यान यूएसए की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी की सारी वेना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो इसी में से ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट में इसे हटा रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो यही वाला क्वेश्चन था, हालांकि रिपीट नहीं होगा, बट देन टू आप इसको आप पूरे इसको याद करने के लिए इसको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो ट्रिक है मैं उसको यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। एटॉमिक
एजेंसी एंड पेट्रोलियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ वेना। ठीक है, सो पहले मैं लिख देती हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ वेना। ठीक है, चलिए यहाँ भी लिख देती हूँ केस आपको ना समझ में आए तो। ठीक है, सो ये ट्रिक कैसे है, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर रही हूँ। एटॉमिक एजेंसी, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वेना। ठीक है, सो देखिए आपको दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी एंड पेट्रोलियम। ठीक है, सो अगर आप ये वर्ड याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो एटॉमिक एजेंसी और पेट्रोलियम है वो इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वेना के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनको एटॉमिक एजेंसी और पेट्रोलियम चाहिए। ठीक है, सो ऐसे आप याद रख सकते हो कि वेना की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनको एटॉमिक एजेंसी और पेट्रोलियम चाहिए। सो विद दिस वन लाइन यू कैन लर्न ऑल दीज हेडक्वार्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में है ये सारे लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लंदन में है उनको एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं। पहले मैं इसका यहाँ पर निमोनिक लिख रही हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, सो इसमें क्या है, इसका निमोनिक बहुत सिंपल है। इसमें एक मिनट, हाँ, इसमें है आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम इन लंदन। ठीक है, सो आपको कैसे याद रखना है, आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम इन लंदन। ठीक है, अब चलिए मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ फटाफट से, हाईलाइट वाले चीजें पे देखिए आप जरा, आई एम एंड दिस कॉमनवेल्थ। ठीक है, आपको याद रखना है, सो सी आई एम। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा उल्टा है बट आई एम है पूरा का पूरा। आई एम एंड आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ, दोनों में ही कॉमनवेल्थ है। ठीक है, सो आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन लंदन। आप कहाँ वॉच कर रहे हो कॉमनवेल्थ गेम को, लंदन के अंदर। सो विद दिस आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का नाम याद हो जाएगा, जो कि एक ही है, क्या है, लंदन इन यूके। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम फटाफट से। ओके, सो जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स है उनमें क्या है, फूड। ओके, सो आपको ये बहुत ईजी है अगेन, ये भी फूड कहाँ मिलता है, खाना मिलता ही रोम के अंदर है। ठीक है, जैसे हमने याद किया था कि जितने भी मनी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इधर उसको आप मॉनेटरी फंड ले लो या फिर वर्ल्ड बैंक ले लो, वो सारे कहाँ मिलेंगे, यूएसए के अंदर। उसी तरीके से आपको याद करना है कि जो फूड वाले ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, वो है रोम के अंदर। सो जब भी फूड आए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, गो विद रोम। ठीक है, सी बच्चों आप इसे इजीली एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन तो होंगे, उनमें से आपको पता है कि वेना नहीं है, उनमें से आपको पता है, मैं ये नहीं कह रही हूं अगर आपको इनकेस नहीं भी सारे याद रहते हैं, वैसे तो बहुत इजी है। आप 33 ऑर्गेनाइजेशन के बदले ये सिंपल सा याद कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और एटलीस्ट आप वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपको 2-3 भी याद है तो आपको पता है उनमें से एलिमिनेट आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में ये जो मिसलेनियस है जिनके हेडक्वार्टर्स कॉमन नहीं आ रहे थे बट ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, तो मैंने इनको लास्ट में डाला है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ऑल्दो ओलंपिक्स जो है वो पोस्टपोन हो गए 2020-21 में, बट देन टू इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ल्यूज़ेर्ने स्विट्जरलैंड के अंदर। सो ल्यूज़ेर्ने स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर। ठीक है, जो सेकंड है अगेन देखिए स्विट्जरलैंड में है। मोस्टली हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड के अंदर ही मिल जाएंगे। सो इनकेस आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो स्विट्जरलैंड की तरफ आप एक तरीके से मार्क कर सकते हो उसे। ठीक है, बट अभी तो आपको याद आनी चाहिए, सारी ट्रिक्स बताई है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, कहाँ है, ये है दुबई के अंदर। ठीक है, यूएई में। नेक्स्ट जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क जो है वो कहाँ है, जिसका इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है, वो है, उसका हेडक्वार्टर है काठमांडू के अंदर। एंड काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड नेपाल इज ऑल्सो द मेंबर कंट्री ऑफ सार्क। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये कहाँ है, ये दी हेग नीदरलैंड के अंदर है। तो अगेन ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीमेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है बट जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो आई होप इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से, ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स कवर हो गए हैं।
इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, जिसमें जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सारे ऑर्गेनाइजेशन के तो नहीं बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं, जो चीफ हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो मैं इंडिविजुअल दूसरे स्टैटिक जीके के अंदर कवर अप कर लूंगी, ठीक है। अभी आप बिल्कुल इनको दोबारा से रिपीट कीजिए और इन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आप कभी भी इसे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। So that's all for this video. Thank you. Stay healthy and stay blessed.